आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें अधिक जानकारी की, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? जी हाँ, संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति से कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अनुमान समिति में 30 सदस्य हैं, और ये सभी सदस्य जो है लोकसभा यानी निचले सदन से होते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जी हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो देख लेते हैं आज का 4 नंबर प्रश्न को। तो भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देख लेते हैं आज का 5 नंबर प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है? जी हाँ, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 171 जो है राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अनुच्छेद 170 में प्रावधान है कि राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट VVI प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा नाटक जो है कालिदास द्वारा लिखा गया था? जी, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 7 नंबर प्रश्न को। तो बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम जो था बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 8 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु की फांसी दी गई थी? जी हाँ, औरंगजेब के आदेश पर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की फांसी दी गई थी? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर फांसी दी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें गुरु तेग बहादुर का, तो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना डैश में हुई थी? जी हाँ, बाबर की आत्मकथा बाबर की रचना जो है इसकी कौन सी भाषा में इसकी रचना की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना की गई थी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने
तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी, ये किसके बीच संपन्न हुई थी? जी हाँ, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी सुगौली की संधि। और कब हुई? तो 1816 ईस्वी में। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो 4000 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है तिब्बत का पठार। तो ये आप याद रखें। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, डाउन्स कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? जी हाँ, डाउन्स जो है कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है डाउन से। बात करें अधिक जानकारी की, तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। बात कर ले आज का दूसरा प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो 8 होता है क्षारीय मृदा का पीएच मान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? जी हाँ, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। और गांधी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का उदार ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा धातुएं हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है धातुएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, CUAG और AU जो है धातुएं मुद्रा है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 18 नंबर प्रश्न का, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, सेबी का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। लेकिन मेरे साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बात करिए 19 नंबर प्रश्न का, तो जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन था? जी हाँ, जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला निम्नलिखित में से पहला देश कौन था? तो फ्रांस जो है जीएसटी को प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 20 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार क्या है? जी हाँ, भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम जो है भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार है। देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को, तो किस वैज्ञानिक ने उत्व परिवर्तन का सिद्धांत दिया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उत्व परिवर्तन का सिद्धांत दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूगो डे व्रिस ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत पौधों के
अवलोकन द्वारा दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो उस प्राणी का नाम बताइए जो पक्षी नहीं है लेकिन उड़ सकता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से आपको चॉइस करना है कि कौन सी प्राणी है जो पक्षी नहीं है लेकिन उड़ सकता है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। चमगादड़ जो है पक्षी नहीं है लेकिन उड़ सकता है, और चमगादड़ एकमात्र स्तनपायी है जो वास्तव में उड़ने में सक्षम है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो टाइलिन एंजाइम जो है कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। तो लार्वे में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 24 नंबर प्रश्न का। तो एक व्यक्ति का रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप जो है ए बी है तो वह किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है। जी हाँ, एक व्यक्ति का रक्त समूह जो है यानी ब्लड ग्रुप जो है ए बी है तो वह किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ए बी समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। कौन से ग्रुप वाले? ब्लड ग्रुप वाले। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है ए बी समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं अगर बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का। तो पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। जी हाँ, पीला बुखार जो फैलता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। पीला बुखार निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार जो है इसके द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न है, वर्ण लेखन की तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन हेतु किया जाता है। जी हाँ, वर्ण लेखन की तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन हेतु किया जाता है। तो मिश्रण में पदार्थों को अलग करने के लिए वर्ण लेखक की तकनीक का प्रयोग किया जाता है प्रयोजन हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात कर ले आज का 27 नंबर प्रश्न का। तो निम्न में से उदासीन ऑक्साइड है। जी हाँ, निम्न में से उदासीन ऑक्साइड जो है कौन है। तो N2O जो है उदासीन ऑक्साइड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें CO2 और SO2 का, तो ये दोनों जो है अम्लीय ऑक्साइड के उदाहरण है। वहीं बात करें N2O का तो क्षारीय ऑक्साइड के उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न का। तो खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक यानी लवण होता है। जी हाँ, खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक जो होता है निम्नलिखित में से क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती का प्रज्वलन किस तरह की अभिक्रिया है। जी हाँ, मोमबत्ती का प्रज्वलन जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस तरह की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है मोमबत्ती का प्रज्वलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो 30 नंबर प्रश्न का। तो गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। जी हाँ, गन मेटल जो होता है किसका मिश्र धातु होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CuSN और प्लस Zn का मिश्र धातु होता है गन मेटल। Cu यानी तांबा, Sn यानी टीन और Zn यानी जस्ता का मिश्र धातु होता है गन मेटल। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को। तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रोटॉन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात कर ले आज का 32 नंबर प्रश्न का। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, समुद्र की गहराई मापने के लिए, पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 33 नंबर प्रश्न का। तो लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। जी हाँ, लोहे की कील पारे पर
क्यों तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम है, जिसके कारण लोहे की कील पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 34 नंबर प्रश्न का, तो वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? जी हाँ, वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो नेत्रदान में आंखों के निम्नलिखित भागों में से किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, नेत्रदान में आंखों के निम्नलिखित भागों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्निया का उपयोग किया जाता है नेत्रदान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।